अनिका और फूलों का बगीचा। एक बहुत ऊंची मीनार थी। उस मीनार में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था अनिका। उसके बाल बहुत बहुत लंबे थे, जैसे सोने की नदी। अनिका को अपनी मीनार बहुत पसंद थी। उसने अपनी बालकनी पर एक छोटा सा बगीचा बना रखा था। उसमें तरह तरह के फूल खिले थे। एक दिन एक नन्हा पक्षी उड़ता हुआ आया। उसका नाम था चिंटू। चिंटू ने अनिका के बालों में एक सुंदर फूल देखा और चहचहाने लगा। अनिका ने चिंटू से कहा, तुम कितने प्यारे हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चिंटू ने खुशी से अपनी गर्दन हिलाई। हर सुबह चिंटू अनिका के लिए बाहर से रंग बिरंगे बीज लेकर आता। अनिका उन्हें अपने बगीचे में लगाती। कुछ ही दिनों में अनिका के बगीचे में नए नए पौधे उगाए। उनके फूल इतने सुंदर थे कि उनकी खुशबू दूर तक फैल गई। एक दिन अनिका ने एक तरकीब सोची। उसने अपने लंबे बालों में कुछ फूलों को सावधानी से बांधा। फिर उसने चिंटू से कहा, चिंटू, क्या तुम इन फूलों को उन बच्चों तक पहुंचा सकते हो जो नीचे खेल रहे हैं? चिंटू ने फूलों को लिया और उड़ गया। उसने एक एक फूल हर बच्चे को दिया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब हर दिन अनिका और चिंटू मिलकर अपने फूलों की खुशबू और सुंदरता को दुनिया के साथ बांटते थे। अनिका की मीनार अब अकेली नहीं थी, वो खुशी और दोस्ती का घर बन गई थी। रंगपुर की कहानी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उसके गांव का नाम रंगपुर था क्योंकि वहां के लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े बुनते थे। रंगपुर की शान वहां की नदी थी, रंगगंगा। इस नदी का पानी जादुई था, जिससे कपड़े इतने चमकीले और सुंदर बनते थे। लेकिन कुछ दिनों से नदी का पानी कम होता जा रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर नदी सूख गई तो रंगपुर की पहचान भी मिट जाएगी। अनन्या ने मन में ठान लिया कि वो नदी के सूखने का कारण पता लगाएगी। अपनी छोटी सी पोटली में कुछ खाना और पानी लेकर अनन्या नदी के स्रोत की ओर निकल पड़ी। ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां जंगल उदास और मुरझाया हुआ था। वहां एक छोटा सा झरना था जिसका पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा था। तभी एक चमकीला पारदर्शी जीव झरने के पास प्रकट हुआ। वो एक जल परी थी जिसका नाम नीर था। वो भी बहुत दुखी लग रही थी। नीर ने अनन्या को बताया कि जंगल में अब कोई पेड़ नहीं लगाता और लोग पानी की परवाह नहीं करते, इसलिए जंगल की आत्मा और नदी का जादू दोनों कमजोर हो गए हैं। अनन्या ने नीर से वादा किया कि वो अपने गांव वालों को बताएगी और सब मिलकर इस जंगल को फिर से हरा भरा करेंगे। अनन्या अपने गांव वापस लौटी और उसने सबको नीर और जंगल की कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर जंगल में नए पेड़ लगाए और पानी की बचत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा और रंगगंगा नदी भी अपनी पूरी शक्ति से बहने लगी। रंगपुर के कपड़े पहले से भी ज्यादा सुंदर और चमकीले हो गए। सुरों की घाटी और चमकीला तारामणि। शांत घाटी थी उनका घर, जहां सब कुछ था सुंदर और हरा भरा। छोटी अनन्या और चतुर नील यहाँ के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे पूरे दिन खेलते, हंसते और भागते रहते थे, पर घाटी में एक अजीब सी उदासी थी, एक गहरी अनजानी चुप्पी। पक्षी गाते नहीं थे, हवा सरसराहट नहीं करती थी और झरनों का पानी भी चुपचाप बहता था। सब कुछ था पर संगीत नहीं था। अनन्या, जिसके मन में हमेशा नए विचारों की चमक रहती थी, एक दिन उदास होकर अपनी दादी माँ से पूछ बैठी, दादी माँ, हमारी घाटी इतनी शांत क्यों है? क्या ये हमेशा ऐसी ही थी? दादी माँ ने एक लंबी सांस ली और बताया कि नहीं मेरी बच्ची, बहुत पहले ये घाटी सुरों की घाटी कहलाती थी। यहाँ की मिट्टी भी ताल देती थी और आसमान भी लय में झूमता था। पर एक दिन एक शरारती ईर्ष्यालु गूंज चोर आया और उसने घाटी का सारा संगीत एक जादुई संदूक में बंद करके कहीं दूर छिपा दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अनन्या और नील अपनी छोटी सी पोटली लेकर यात्रा पर निकल पड़े। पोटली में बस कुछ सूखे मेवे, पानी की एक बोतल और एक पुरानी फीकी पड़ चुकी नक्शे जैसी चीज थी जो नील की दादी ने दी थी। ये कोई वास्तविक नक्शा नहीं था, बल्कि एक कविता थी जिसमें उनकी यात्रा के पहले पड़ाव का संकेत छिपा था। जहां रंग मिलते हैं और पुल बादल का बनता है, वही रास्ता तुम्हें संगीत की ओर ले जाता है। नील ने ध्यान से इस कविता को पढ़ा और सोचा, रंग और बादल, ये जरूर इंद्रधनुष पर्वत की ओर जाने वाले बादल पुल की बात है। ये पुल घाटी को बाहर की जादुई दुनिया से जोड़ता था। बादल पुल तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले फिसलन भरी चट्टानों से भरे एक छोटे से रास्ते को पार करना पड़ा। ये रास्ता बहुत मुश्किल था क्योंकि हर कदम पर चट्टानें हिलती थीं और संतुलन बनाए रखना कठिन था। बादल पुल पार करने के बाद वे इंद्रधनुष पर्वत के तल पर पहुंचे।
ये पहाड़ बाकी पहाड़ों जैसा नहीं था। ये विशाल चमकीले रंगों के पत्थरों से बना था जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। यहाँ की हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, पर पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करने से पहले ही उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक विशालकाय शानदार मोर बैठा था, जिसके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों से ज्यादा चमकदार थे। ये मोर बहुत ही ज्ञानी लग रहा था और उसकी आंखें ज्ञान की गहराई से भरी थीं। मयूर ने खुशी से अपनी मधुर आवाज में कहा, तुमने तीनों पहेलियों के उत्तर सही दिए हैं प्यारे दोस्तों। तुम्हारी दोस्ती की चमक इस इंद्रधनुष पर्वत की चमक से भी ज्यादा सच्ची है। तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि तारामणि को खोजने की योग्यता तुम में है। उसने अपना एक पंख धीरे से उठाया और पहाड़ पर एक अदृश्य रास्ता दिखाई देने लगा। यह रास्ता केवल सच्चे दोस्तों के लिए ही खुलता था। इंद्रधनुष पर्वत के शिखर पर एक गुप्त द्वार था जो अब उनके लिए खुल चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने खुद को गुनगुनाते पेड़ों के जंगल के प्रवेश द्वार पर पाया। ये जंगल बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे, पतले और सफेद रंग के थे और उनके तने से एक हल्की सी हुम्म की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में गुनगुना रहा हो। भूल भुलैया में प्रवेश करते ही अनन्या और नील ने अपनी योजना बनाई। ठीक है नील, अनन्या ने कहा, तुम पेड़ों पर पत्तियों के निशानों को देखो और उनके क्रम को याद रखो। मैं तने पर बनी रेखाओं और बिंदुओं के क्रम को याद रखूंगी। हम एक दूसरे को हर मोड़ पर बताएंगे कि हमारा निशान कहाँ जा रहा है और फिर हम दोनों निशानों की दिशाओं को मिलाकर एक अंतिम रास्ता चुनेंगे। गुनगुनाते पेड़ों के जंगल से बाहर निकलने पर वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां आसमान में एक जादुई रोशनी छाई हुई थी। सामने एक विशाल क्रिस्टल जैसी झील फैली हुई थी, चमकदार झील। इस झील का पानी इतना साफ था कि वे नीचे की रेत के छोटे से दाने भी देख सकते थे। सूरज की रोशनी पड़ने पर यह झील लाखों हीरों की तरह चमकती थी। अनन्या ने पहला रास्ता चुना जो हल्के गुलाबी रंग का था। नील ने दूसरा रास्ता चुना जो सुनहरे रंग का था। वे एक दूसरे को शुभकामनाएं कहकर अलग हो गए। अनन्या और नील लगभग एक ही समय पर गुफाओं से बाहर निकले। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी आंखों ने एक दूसरे को बता दिया था कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है और दोस्ती और घाटी के संगीत को चुना है। जैसे ही अनन्या पानी में डूबी, उसने महसूस किया कि ये पानी ठंडा नहीं बल्कि हल्का और गर्म था, जैसे वो किसी मुलायम जेली के अंदर तैर रही हो। उसने अपनी आंखें खोली और उसे क्रिस्टल का खंभा दिखाई दिया। पानी के अंदर भी एक चुनौती थी। खंभे तक जैसे ही अनन्या पानी में डूबी, उसने महसूस किया कि ये पानी ठंडा नहीं बल्कि हल्का और गर्म था, जैसे वो किसी मुलायम जेली के अंदर तैर रही हो। उसने अपनी आंखें खोली और उसे क्रिस्टल का खंभा दिखाई दिया। पानी के अंदर भी एक चुनौती थी। खंभे तक पहुंचने का रास्ता तेजी से घूमते हुए जादुई भंवरों से भरा था जो उसे अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रहे थे। अनन्या पानी से बाहर निकली। नील तुरंत उसकी ओर भागा। अनन्या, तुम ठीक हो? उसने उत्सुकता से पूछा। अनन्या मुस्कुराई और अपने हाथ में तारामणि दिखाया। देखो नील, हमने कर दिखाया। ये रहा चमकीला तारामणि। तारामणि अब अनन्या के हाथ में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रहा था। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी झील और जंगल जगमगा उठा। अंत में अनन्या और नील अपनी प्यारी शांत घाटी में वापस आ गए। घाटी अब पहले से ज्यादा शांत लग रही थी, जैसे कि गूंज चोर अपनी अंतिम चाल चल रहा हो। तारामणि अनन्या के हाथों में एक धड़कते हुए दिल की तरह चमक रहा था। जादुई कंघी और जलपरी। गहरे नीले समुद्र में एक छोटी जलपरी रहती थी जिसका नाम नीरजा था। उसके बाल सुनहरी काई जैसे थे और उसकी पूंछ इंद्रधनुष के रंगों में चमकती थी। नीरजा दुनिया के उन छोटे छोटे खजानों को इकट्ठा करना पसंद करती थी जो लहरों के साथ नीचे आ जाते थे। एक दिन नीरजा को एक ऐसी चीज मिली जो पहले कभी नहीं देखी थी, माइनस एक छोटी लकड़ी की नाव जिसमें एक जादुई चमकती हुई कंघी फंसी हुई थी। कंघी का हैंडल समुद्री घोड़ों और सितारों की नक्काशी से सजा था। ये जरूर किसी खासतौर इंसान की होगी, नीरजा ने सोचा। जब उसने कंघी को छुआ तो उसके मन में किनारे पर बैठी एक लड़की की तस्वीर आई जो अपनी कंघी को खोकर उदास लग रही थी। नीरजा जानती थी कि उसे इसे वापस करना होगा, लेकिन वो सतह से डरती थी। उसने अपने पूरे जीवन में केवल समुद्री शैवाल और रंगीन मछलियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। ऊपर की दुनिया बड़ी और शोरगुल वाली लगती थी। बहुत हिम्मत करके उसने अपनी छोटी लकड़ी की नाव को थाम लिया और ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ी, सूर्य की किरणें पानी में 1000 हीरों की तरह नाचने लगीं।
किनारे पर सृष्टि नाम की एक लड़की बैठी थी जो उदास मन से समुद्र की ओर देख रही थी। वो अपनी पसंदीदा दादी की दी हुई कंघी खो चुकी थी। वो अक्सर वहां बैठकर लहरों की आवाज सुनती थी। अचानक सृष्टि ने पानी में एक चमकदार हलचल देखी। एक सुंदर चमकती पूंछ वाली लड़की पानी से बाहर निकली और उसकी ओर देखने लगी। वो लड़की नीरजा थी। नीरजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें जादुई कंघी थी। ये तुम्हारी है। नीरजा की आवाज काई और पानी की बूंदों की तरह कोमल थी। सृष्टि खुशी से झूम उठी। धन्यवाद प्यारी जलपरी, तुम कितनी बहादुर हो। सृष्टि ने कंघी ली और उसे प्यार से थपथपाया। उस पल दोनों अलग दुनिया की लड़कियों के बीच एक दोस्ती की लहर चली गई। नीरजा मुस्कुराई। उसका डर जा चुका था। उसने अपनी नई दोस्त को हाथ हिलाया और वापस घर की ओर तैर गई, ये जानते हुए कि अब किनारे पर एक ऐसा दोस्त था जो उसके गहरे नीले घर की परवाह करता था।